मैरो के जो जीटीए 100% डिट्टो एग्जाम के जैसे दिखते हैं। तो उसके लिए रैपिड रिवीजन यूज़ किया है, तो फिर वो मैंने किया है। भले ही सब टीचर्स ऐसा बोल रहे हो कि नहीं तुम्हें फुल वीडियोस देखने ज़रूरी। Hello guys, this is Dr. Shivam Nayak. I recently cleared my FMG in my very first attempt with the 164 marks. So the aim of to make this video is not to get money or to get promote. Okay, I really want to help you guys because I know how it feels, and I'm not gonna monetize this video also. Okay, and before starting anything, I really want to clear that I have been not told by anyone to promote this or this particular sources or anything app or something. Okay, what I'm going to say is 100% correct, honest, and I'm going to be very blunt about this कि मैंने कोई सोर्स के लिए रैपिड रिवीजन यूज़ किया है, तो फिर वो मैंने किया है। भले ही सब टीचर्स ऐसा बोल रहे हो कि नहीं तुम्हें फुल वीडियोस देखने ज़रूरी है, बट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, पर जैसे मैंने किया है रैपिड रिवीजन से और वो मुझे यूज़ हुआ है, मुझे हेल्प किया है, तो आई एम गोना शेयर दैट. The next thing I want to say that, see, I used so many multiple resources, okay, but for one particular subject I relied on only one teacher. Okay, जैसे मैंने पैथ माइक्रो के लिए प्रीति मैम को फॉलो किया है, ठीक है, तो फिर मैंने वो प्रीति मैम से ही किया है. स्पर्श गुप्ता सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते पैथो. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बट मैंने पहले से प्रीति मैम से किया है, तो मैंने उनको ही फॉलो किया है. तो कौन से सब्जेक्ट मैंने कौन से टीचर से या कौन से प्लेटफॉर्म से किए है, उसकी पूरी लिस्ट मैं उसमें अटैच कर दूंगा, आप देख लेना. और अगर उससे रिलेटेड या फिर कुछ और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, या फिर कमेंट कर सकते हैं. मैं श्योरली आपको रिप्लाई कर दूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सब्जेक्ट्स, ओके, मैं कुछ बैंक सब्जेक्ट्स की बात करना चाहूँगा जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं. इग्नोर नहीं करते, पर वो उनको बहुत छोटा सब्जेक्ट्स मानते हैं एंड एक्सीडेंटली दे इग्नोर दैट. So for me, the bank subjects are ENT, Ophthalm, Pedia and Forensic. 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 60 इन टोटल. ओके, और बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ाई की तो आप इजीली उसमें से 30-40 प्लस इजीली सिर्फ वन टाइम की रीड में ही ला सकते हो. और जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये थोड़ी मेहनत में तुम्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. तो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ना मत, इनको बहुत अच्छे से करना, मेन वीडियो से करना, पर नोट्स यूज़ करना है रैपिड रिवीजन के. जैसे बहुत सारी चीज़ें तो मैं उसमें क्या करता था कि वीडियोस फुल देखता था, पर रैपिड रिवीजन के नोट्स यूज़ करो. फॉर एग्जांपल फार्मा. ओके, सो फार्मा आई डिड फ्रॉम द जीआरजी सर. Okay, I watched the full videos 3 to 4 times because I was not good at pharma, but I used the rapid revision notes. Okay, and my pharmac notes are concised in the 58 pages, I think so. मुझे याद ही नहीं हो रहा था, भूल जाता था बारी बारी. सो हाँ, पर मैंने उसके लिए रैपिड रिविजन के नोट्स यूज़ किए थे. तब तो 4.0 था, अब तो सेरिबेलम में आ गए सर, पर मैंने तब प्रेप लेटर से किया हुआ था 4.0. सो फॉर द ऑल द सब्जेक्ट्स गो इन दिस वे, यूज़ रैपिड रिविजन नोट्स बट वॉच द मेन वीडियोज़. तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपके जो नोट्स है वो ऑलरेडी कंसाइज होंगे. कि जैसे फार्मैक के जो मेरा 58 पेजेस में पूरा फार्मैक कंप्लीट हो चुका था, पर उसमें से भी मैंने छोटे नोट्स बनाए हुए थे. जस्ट लाइक मैंने उसको भी कंसाइज कर करके फार्मैक मेरा 10 to 15 पेजेस में कंप्लीट कर दिया था. जैसे पूरा एक जो टॉपिक होता है जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलर, तो मैंने एक ही पेज में पूरा सब कुछ ऐड कर दिया था. तो उसमें मैं मेडिसिन भी इंटीग्रेट कर देता था. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे नोट्स में दिखाता हूँ. So guys, you can see this is my cardiology notes. Okay, तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने रैपिड रिवीजन के नोट्स यूज किए थे मेडिसिन के, तो वो अराउंड 130 या 140 ऐसे कुछ पेजेस के थे. तो उसमें से भी मैंने अपने खुद के कंसाइज नोट्स बना दिए थे. जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये कार्डियोलॉजी है, तो उसका ईसीजी आप देख लो कि मैंने ये साइनस एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, ओके, एमएफएटी सब कुछ है. तो मैंने उसके मेन मेन पॉइंट्स लिख दिए थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि फटाफट रिवाइज हो जाए. जैसे अगर आप नोट्स पढ़ने जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी. जैसे साइनस में है तो उसमें वेरिएबल आर होता है, उसमें पर हार्ट रेट 100 से कम होती है, पी वेव उसमें प्रेजेंट होती है, और जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें पी वेव एब्सेंट होती है. पर अगर ऐसे कोई ईसीजी दिया है, ठीक है, उसमें दोनों में ही वेरिएबल आ रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है या साइनस एरिथमिया है. तो पीवी देख लेने की खत्म बात. मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया है, तो उसको कैसे हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसमें भी पीवे प्रेजेंट होती है.
और साइनस एरिथमिया में भी पीवी प्रेजेंट होती है। पर जो मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया है उसमें हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होती है और साइनस एरिथमिया में हार्ट रेट 100 से कम होती है। तो ऐसे डिफरेंशिएटिंग जो पॉइंट्स होते हैं ना वो सब लिख दिए थे। जैसे पीएसवीटी है जो हमारे एग्जाम में आया था, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम है जो लास्ट लास्ट वाली जो एग्जाम थी उसमें आया था। सबके ईसीजी मैंने ऐसे ऐड भी कर दिए थे, सब कुछ छोटा छोटा। जैसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया उसकी मैंने पूरी ट्रीटमेंट लिख दी थी। जैसे आप देख सकते हो कि उसमें ट्रीटमेंट दो तरह की होती है, स्टेबल पेशेंट के लिए और अनस्टेबल पेशेंट के लिए। ऐसे दो तरह की होती है। जो स्टेबल होता है उसमें से एम्योडेरोन दे दो, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। और जो नॉन स्टेबल है उसकी पूरी प्रोसेस में लिख दी थी। आगे है ये सब कुछ मैंने जितने भी ईसीजी का जितना भी है या हाइपरकेलेमिया हाइपोकेलेमिया सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था। ये देखो, हाँ, ये जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाला है ये इस बार ही मेरी एग्जाम में आया हुआ था। ये 2M1 ब्लॉक है, उसका जो दूसरा नाम है वो पूछा हुआ था। If I talk about the grand test, okay, MCQ practice, so I used Marrow. Marrow is best for the MCQ practice and for the grand test. अब तो प्रेप लैडर के भी जीटी अच्छे हो रहे हैं क्योंकि मैंने लास्ट के 2 जीटीज दिए थे चैम्पियनशिप के, वो मुझे अच्छे लगे। द थिंग इज़ मैरो PYQ बेस्ड होते हैं मैरो की जीटीज, और वो यही है ना कि PYTs को हमें मास्टर करा देते हैं। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि PYTs को पहले मास्टर कर दो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जो एक्स्ट्रा करना है। PYTs को ऐसे मास्टर करो कि नींद में से भी कोई तुम्हें उठे कोई भी क्वेश्चन PYT से रिलेटेड तो तुम्हें बिना ऑप्शंस के पता होना चाहिए, वैसे तुम्हें मास्टर करनी है। दूसरी चीज़ें करनी है पर पहले इनको तो मास्टर करो, उसके बाद वहाँ पे जाओ। ये नहीं कि तुम्हें PYT से नहीं आते और दूसरी चीज़ें करे जा रहे हो। इससे अच्छा ये करो। MCQs में भी मैं क्या करता था कि कोई भी रैंडम क्यू बैंक फॉलो करने से अच्छा है कि मैं पीछे जा रहा था BYQs में। जैसे मैंने 2019, 18, 17 ऐसे पीछे जा रहा था। मैंने FMG के लास्ट 7 to 8 ईयर्स के किए थे PYQs, एंड फॉर द नीट PG आई डिड आई थिंक सो 5 to 6 ईयर्स ऑफ PYQs ऑफ द नीट PG। सो वो अच्छा है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्यू बैंक बेस्ट है, बहुत FMG मतलब कि नीट PG जैसे एग्जाम्स के लिए क्यू बैंक अच्छी नहीं है। इससे अच्छा कस्टम मॉडल्स फॉलो करो या फिर GT दो, मेरे के वो अच्छे, क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स है उसमें। GT के बारे में क्या ही बताओ। अगर आप मुझे सिर्फ एक चीज़ ऐसे पूछो कि आपकी पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है तो वो GT है। सीरियसली, if I would have passed this exam, so GT is the main reason I would say. बिकॉज बार बार GT देने से क्या होता है पता है, ये जो सब बात करते हैं कि आपके MCQ सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है, ये जो स्किल होती है वो बहुत ही बेटर हो जाती है, रूल आउट करना सीख जाओगे। GT देने से क्या हो जाएगा कि आप चीज़ें पढ़ तो लोगे, ठीक है, आपको याद भी रह जाएगा, तब आपको लगेगा कि ईजी है। पर जब जब आप GT दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके दिमाग में भी नहीं होगा। सच में आपको कोई एकदम ईजी टॉपिक होगा उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्वेश्चन ईजी होगा पर जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ही ट्रिकी होते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में यही था। ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं था कि जो हमने थे, मतलब कि कोई कुछ टॉपिक्स थे जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, पर ऐसा तो नहीं था ना कि सब कुछ बाहर से आया हो। पढ़ी हुई चीज़ें थी, पर जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं। क्या होता है पता है एग्ज़ाम में, या फिर आप GT भी दोगे तब आपको पता चलेगा कि आप देखोगे क्वेश्चन, आपको ये लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने कहीं पे सुना हुआ है। पर जब आप ऑप्शन देखोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू विल बी एबल टू रूल आउट 2 ऑप्शंस बट यू विल बी गेट स्टक्ड इन द 2 ऑप्शंस। यस, और आप गलत ही मार्क कर दोगे। यही होता है। तो ये सब प्रैक्टिस से बिल्ड होता है, ये ओवरनाइट बिल्ड नहीं हो जाता। और ये सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं होता। नोट्स पढ़ना आई वुड से इज़ ओनली 40 to 50% इंपॉर्टेंट। MCQ 60% मैं कह सकता हूँ कि बहुत मैटर करते हैं। प्रैक्टिस करो, पर अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब रिवीजन का फेज़ आ जाए ना आपका, पहले अपनी फर्स्ट रीड अच्छे से कंप्लीट करो। हाँ, फर्स्ट रीड के बारे में ये बताना चाहूँगा, अपनी जो फर्स्ट रीड है उसको सॉलिड रखो। सीरियसली करो, उसको सॉलिड बनाओ, क्योंकि ये टाइम वापस से नहीं आएगा। फर्स्ट रीड वाला, फर्स्ट रीड इज़ द गोल्डन रीड। ओके, इसमें आप जो भी अपने बेसिक बनाना चाहते हो, जो भी कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो, जो भी नेमोनिक्स बनाना चाहते हो, वो सब बना दो कि जैसे करके आपको वो याद रहे, और वो लिख भी दो अपने नोट्स में। मैं सच में मेरे अपने ऐसे ट्रिक्स बनाता था कि चीज़ें मुझे याद रहे उसके लिए, भले वो बहुत फ़नी हो या कोई भी हो, पर मैं वो लिख देता था और मुझे याद रहती थी। और एग्ज़ाम में यही सब याद आता है। जैसे प्रीति मैम है, ठीक है, वो कितनी अच्छे से
मतलब पढ़ाती तो है ही वो अच्छे से, पर वो अच्छे से ट्रिक्स भी दे देती है कि ऐसे याद रखना है। तो वही सब रियल एग्ज़ाम में याद आता है। कंसाइज़ नोट्स बनाओ। कंसाइज़ नोट्स बहुत ही हेल्प करेंगे आपको रिवीजन में। ईज़िली इतना फटाफट हो जाएगा। यार 500 हज़ार पेजेस के नोट्स है, ये रिवाइज़ेबल नहीं है, सच में रिवाइज़ेबल नहीं है। आप एक बार सब कुछ कंप्लीट तो कर दोगे, पर जो रिवीजन का टाइम आएगा ना, रो दोगे, सच में बोल रहा हूँ, रो दोगे। आप पागल हो जाओगे कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ, ये करूँ, वो करूँ। इसीलिए पहले से ही कंसाइज़ मटेरियल बनाओ अपने हाथों से बनाओ। टाइम लगेगा, सच में बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा, पर वो इतना हेल्प करेगा, आपका रिवीजन इतना फास्ट हो जाएगा, सच में। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, वो मैंने फुल वीडियो से की, मैंने मेन वीडियो से की हुआ था स्माइली मैम के, ठीक है, जो अभी सेरेबेलम में, पहले वो प्रेपलेडम में थी। तो फिर मैं उनके जो मेन नोट्स थे शायद 300-400 पेजेस के थे। मैंने उनको इतने अच्छे से कंसाइज करके पूरा बायोकेमिस्ट्री मैंने 10 to 15 पेजेस में कंप्लीट कर दिया था। पूरा बायोकेमिस्ट्री 10 to 15 पेजेस में। अब आप खुद सोच लो 10 to 15 पेजेस रिवाइज करना कितना ईजी है, कितना ईजी है। बस यही करना है। और ये वीडियोस, सच बताऊं, वीडियोस देखना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, सीरियसली। ये हमारे दिमाग में ऐसा हो ही गया है कि वीडियोस देखो फिर नोट्स पे जाओ, वीडियोस देखो फिर नोट्स पे जाओ, तो ही हमें चीज़ें याद रहेगी, तो ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग में ऐसा हो चुका है। सच में बोल रहा हूँ, नोट्स पढ़ो, डायरेक्ट नोट्स पे जाओ, फुल नोट्स पढ़ो ना, डायरेक्ट नोट्स पे जाओ। फिर जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसकी जाके वीडियो देखो। हम स्कूल टाइम पे तो यही तो करते थे, डायरेक्ट नोट्स पढ़ते थे, तब कहाँ ये वीडियोस वगैरह सब होता था। जो नहीं आता उसकी सिर्फ वीडियो देखो। मैंने सर्जरी के जो प्रीतेश सर है उसके मैंने डायरेक्ट नोट्स पढ़ना चालू किया था, डायरेक्ट नोट्स सर्जरी के। सोच लो, लिटरली मुझे सब समझ में आ रहा था। 70 to 80% मुझे सिर्फ डायरेक्ट नोट्स पढ़ के आ गया, और जो 20-30% मुझे नहीं आ रहा था उसके मैंने वीडियोस देख लिए। चीज़ें गूगल भी मैं करता था, बहुत सारी फ़ोटोज़ मैं गूगल पे से ऐड करता था। पता चलता है ना बहुत। इवन मैंने जो अपनी 20th नोटबुक बनाई थी गाइस, सच में एनाटॉमी का एक जो प्लेन वाला आता है ना, जो इमेज वाला क्वेश्चन, जो फ़ोटो मैंने ली हुई थी, स्क्रीनशॉट कहीं से भी लिया हुआ था मैंने, डिट्टो वही के वही एग्ज़ाम में आ गया था। आई वॉज शॉक्ड जब भी वो जो क्वेश्चन जैसे मेरे सामने आया, मतलब कि मुझे ये होगा कि कैसे, मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप गूगल पे देखोगे, ये सब होगा, वो डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा। हाँ, लोग 20th नोटबुक के बारे में भी पूछ रहे थे। 20th नोटबुक गाइस अभी से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीड है जो आपकी, अभी सिर्फ आप वीडियो वाले फेज़ में हो, तो मत बनाओ। इसके लिए नहीं है 20th नोटबुक। मतलब ये है कि जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहती, 1-2 बार पढ़ने के बाद भी तुम्हें याद नहीं रहती, उसकी 20th नोटबुक बनानी है। अभी फर्स्ट टाइम है तो एक बार पढ़ने में तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला है, 40 से 50% ही याद रहेगा। तो फिर बाकी का 50% थोड़ी आप पूरा 20th नोटबुक में ऐड कर दोगे, उसके लिए नहीं होती। पहले फर्स्ट रीड अपनी कंप्लीट करो, फिर फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करो। फिर जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो तब आपको लगे कि ये तो मैंने ऑलरेडी 2 बार पढ़ लिया है, फिर भी ये टॉपिक या पॉइंट मुझे याद नहीं रह रहा है, तो फिर उसको अपनी 20th नोटबुक में ऐड करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम हो जाएगा। जो जैसे फर्स्ट रीड है तो जब आप पढ़ोगे तो 50 to 60% हो जाएगा, फिर जब आप फर्स्ट रिवीजन में आओगे तो वो 60-70% हो जाएगा। तो फिर बाकी का जो 20-30% होगा ना, वही सिर्फ आपको 20th नोटबुक में ऐड करना पड़ेगा। पहले से नहीं बनानी, अभी से नहीं, मत बनाओ, सब कुछ ख़त्म करो, पहले अपना मटेरियल बना दो अच्छा सा, फिर आपको वही का वही रिवाइज यही करता रहना है, बार बार वही चीज़ देखनी है। फोमो के बारे में सब लोग बात करते हैं, इस फोमो में मत आओ। हमें खजाना इकट्ठा नहीं करना, ये खजाना नहीं है कि मेरे नोट जितने बड़े होंगे, जितनी सारी चीज़ें मेरे में होगी उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैं तो ऊपर से बोल रहा हूँ, सबसे छोटा रिसोर्स यूज़ करो। कोई सब्जेक्ट है, 2 टीचर है, किसी के 100 पेजेस के नोट्स है, किसी के 150 पेजेस के नोट्स है, मैं 100 पे जाऊँगा। अगर मुझे कहीं से 50 मिल रहा होगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये मत सोचो कि नोट्स में चीज़ें कम होगी, ये वो होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, रैपिड रिवीजन आप यूज़ करोगे, फिर आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं होगी, तो वो आपको ऐड ऑन करनी है ना, उसमें ऐड ऑन कर दो। इसके लिए ये नहीं कि कोई 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से नहीं मिले तो पूरा सोर्स ही चेंज कर दो, ये नहीं है। यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैरो GTs गाइज। मैरो के जो GT है 100% डिट्टो एग्ज़ाम के जैसे दिखते हैं। मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी डाली हुई है, मैं इसमें भी फ़ोटो अटैच कर दूंगा। जो पूरा जो उसका इंटरफेस है, सब कुछ बिल्कुल एग्ज़ाम से
मैच खाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैरो में प्रैक्टिस करो जीटी की, एटलीस्ट प्लान बी ले लो, जो क्यू बैंक वाला जो है ना वो ले लो। मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा गाइस, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। और हाँ, सब लोग ऐसे जीटी देने से भी डर रहे हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जीटी देने के लिए सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होना। ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हें कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा। इवन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो वेट मत करो, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आने वाला। मैंने जो अपना फर्स्ट जीटी दिया था उसमें मेरे 115 आए थे, मैं इसमें अटैच कर दूंगा। और मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया था सितंबर में, क्योंकि मैं डर रहा था और मुझे ऐसा कोई, सब लोग बोल रहे थे कि जीटी दे दो जीटी दे दो, पर मुझे आ ही नहीं रहा था कॉन्फिडेंस, ये वो। आपके साथ भी यही होगा। पर मैंने ये गलती की थी। मैं आपको सच में इसीलिए बताना चाहता हूँ कि ये गलती मत करना। जैसे कोई जून के लिए प्रेपरेशन कर रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी स्टार्ट कर दो, आज ही दे दो जीटी। हाँ, कोई जून के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, आज ही जीटी दे दो और हर हफ्ते जीटी देते रहो। कोई दिसंबर के लिए स्टार्ट कर रहा है तो एटलीस्ट बोल ये, तो एटलीस्ट जैसे ही आप इंडिया आ जाओ, डिग्री लेके इंडिया आ जाओ, वैसे ही स्टार्ट कर दो। मतलब अगस्त में तो चालू कर ही दो जीटी देना। ट्राई करो कि जब आप डिग्री लेके इंडिया आओ तो एटलीस्ट आपके 7 to 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। ट्राई करो। और वो भी मेन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पैथो है, फार्मा, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजीवाई, पीएसएम एंड जो बैंक सब्जेक्ट्स है वो भी 2 दिन ट्राई करो। तो ये सब्जेक्ट्स आप कर लोगे ना तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी जीटी में भी स्कोर हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं 115 पे था सितंबर में, मेरी एग्ज़ाम कब हुई? जनवरी में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तो गिनना नहीं क्योंकि एग्ज़ाम वाला था। 3 महीने में मैं 115 से 164 तक गया हूँ, पास हो गया हूँ मैं। तो आप खुद ही सोच लो, 3 महीने में अगर आप 115 पे हो, 100 पे हो, तो आप इजीली पास हो सकते हो। तो जो जून वाले हैं, ठीक है, जो 140 में अटक गए होंगे, कोई होगा जो 130 में रह गया होगा, तो गाइस बिलीव मी हो सकता है। क्योंकि मैं, आप मेरा ही देख लो, मैं अटैच भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा। तो अगर 3 महीने में मैंने 50 मार्क्स का जंप किया हुआ है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर कोई 140 पे, मैं तो बोल सकता हूँ वो 200 प्लस ला सकता है, और आपको लाना ही है। और जो दिसंबर वाले हैं, मैं तो बोल रहा हूँ जो अभी 0 पे है ना वो भी अभी पास कर सकता है। कर दो स्टार्ट गाइस, 0 पे हो कर दो स्टार्ट, क्योंकि ये फीलिंग ही अलग है जब आप पास हो जाओगे ना। जब आप देखोगे फैमिली के फेस पे, मम्मी पापा के फेस पे जो फीलिंग आती है वो अलग ही होती है। सडनली सब जगह आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जो लोगों ने कभी आपको एक टेक्स्ट भी किया हुआ नहीं है, कैसा है ये सब पूछा हुआ भी नहीं है, वो सबके सामने से कॉल्स आने लग जाएंगे। पता है अंदर से वो जल रहे होंगे, पर समझ रहे हो ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो, वो आपका बेस बनाएंगे। वो बहुत मेहनत मांगेंगे पर उसको भी बहुत अच्छे से करो। जैसे है ये अनार्ट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, पैथो, फार्मा, उन सबको बहुत अच्छे से करना है। एंड दी लास्ट 10 डेज रिवीजन, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 डेज का रिवीजन, सच में इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाए, वो सब तो चलो ठीक है, पर जो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना लास्ट 10 डेज के रिवीजन में। मैंने एक चीट बनाई हुई थी, मेरे टेबल के ऐसे साइड वाली वॉल में लगा दी थी और 19 सब्जेक्ट्स लिख दिए थे। और मैंने पूरा टाइम टेबल बना दिया था लास्ट 10 डेज़ का। 9 डेज़ का शायद बनाया था मैंने, 8 या 9 डेज़। और जो लास्ट डे था एग्ज़ाम के एक दिन पहले का, वो मैंने ब्लैंक रखा था कि मैं तब कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लास्ट के 10 डेज़ में बहुत एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे। मतलब कि इतने पाल्पिटेशन टैकीकार्डिया मुझे लाइफ में कभी नहीं हुए। एनीवेज, हाँ, तो पूरी पूरी लिस्ट बना रखी थी और जैसे एक एक सब्जेक्ट हो रहा था मैं ऐसे क्रॉस करता जा रहा था। तो वो जो देख के जो क्रॉस करते हैं ना, वो देख के जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अलग होता है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने मेहनत की हुई है, मैंने अपना सब कुछ दिया हुआ है। अब जो होगा वो देखा जाएगा, वो सच में अपने आप आ जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि ये क्या ज्ञान दे रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, पर सच में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर सब लोग मुझे पूछे जा रहे थे कि कैसा गया, पास होगा ये वो। मैं सबको यही बोल रहा था, रिज़ल्ट आएगा तब पता चल जाएगा, रिज़ल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। मैं सिर्फ यही बोले जा रहा था। पर डीप डाउन जो होता है ना 1%, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो मेहनत की हुई थी ना, वो मेहनत पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपना इतना सब कुछ दिया हुआ है।
आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, दे दो यार अपना सब कुछ, जो देना है सब कुछ छोड़ दो। कुछ भी चीज़ें आपके बिना रुक नहीं रही। जो जाने वाला होगा चला जाएगा, जो रुकने वाला होगा रुक जाएगा, ठीक है? जो समझ जाएगा, जो आपके लिए होगा वो रुकेगा, वो समझेगा। अगर आप उससे बात नहीं करोगे ना 1 महीने, तो भी वो रुकेगा, वो नहीं जाएगा। मुझे सिर्फ यही डर लग रहा था कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद मुझे ये डर नहीं लगना चाहिए कि काश मैंने मेहनत की होती। मैं कर सकता था, मैं अपना 100% दे सकता था, फिर भी मैंने नहीं किया। वो काश वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए, और जो मुझे अभी नहीं आ रही, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुद ही सोच लो, ये पास होने के बाद आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। आप खुश होंगे, ये आपको पता है कि मैं पास हो जाऊँगा, कि खुशियाँ बढ़ जाएगी, ये सब सब होगा। पर जो बाहर के लोग हैं ना, उनका नज़रिया जो पूरा चेंज हो जाएगा ना आपके लिए। क्योंकि अभी आप कहीं पे भी जाओगे ना, सब लोग यही पूछेंगे, वो जो बाहर आने के बाद जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, वो आपने कर दी? सच में तब ऐसा फ़ील होता है ना। पर अभी मैं सामने से जाके बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने वो क्लियर कर दी। और जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, यार सच में बताऊँ, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कॉन्फिडेंस बाद में नहीं आएगा। आप बहुत ही लो फील करोगे। इसीलिए ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, जितनी मेहनत हो सके कर डालो। मैं इसमें आपको कोई टाइम टेबल वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहता, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कोई सब्जेक्ट किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को उसमें कम टाइम लगता है। जैसे मेडिसिन है, वो मुझे अच्छा लगता था, मारवा सर से मैंने किया हुआ था, मेरा फटाफट रिवाइज हो जाता था। कुछ लोगों को मेडिसिन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि 4 दिन में ये करो, 2 दिन में ये करो, 1 दिन में ये करो। वैसा टाइम टेबल मैं आपको नहीं देना चाहता, वो खुद ही बना लेना। बस ये कहना चाहूँगा कि अपनी डेडलाइन बना देना, कि कुछ डेडलाइन रखना कि उसके पहले तो हमें कंप्लीट करना ही है, फिर उसे छोड़ दो, फिर दूसरे पे आ जाओ। जब जो सेकंड साइकिल आएगी ना, तब वापस जो छूटा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करो। पर ये नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के 10 15 20 दिन कर दो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैंने अनाटमी को पूरा 1 महीना दे दिया, और मैंने आधी भी नहीं की हुई थी। तो वो नहीं करना है, डेडलाइन देनी है खुद को। अभी आप फर्स्ट टाइम जब चीज़ें कर रहे हो, तो ट्राई करो कि 10 दिन में या 1 हफ्ते में, अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि छोटा सब्जेक्ट है, ऑफ्थेल है, ठीक है, छोटा है, तो आप उसको 1 हफ्ते में कर सकते हो। पैथो है, फार्मा है, तो उसको अगर आप 10 दिन देते हो तो चलेगा। सर्जरी को 10 दिन देते हो चलेगा। फिर जैसे रेडियो वगैरह, मैं तो बोलना चाहूँगा कि जैसे रेडियो एनेस्थीसिया ऑर्थो वगैरह है, उसको एंड के लिए रखो। या फिर जब आप लो फील कर रहे हो कि यार अब मुझे पढ़ना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, कहीं पे बाहर जा रहे हो, तब ये पढ़ो। मैंने क्या किया था, जब मैं इंडिया आ रहा था डिग्री लेके, तो तब मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि ऐसे फ़्लाइट में या एयरपोर्ट पे ऐसे रेडियो देख लूँगा, इमेजेस देखूँगा। तो मेरी आधी रेडियो ऐसे ही हो गई थी। ईज़ी सब्जेक्ट है, थोड़े टाइम में हो जाता है, यूटिलाइज़ भी हो गया, मेरी पूरी जर्नी का टाइम यूटिलाइज़ हो गया, और तब मैं पढ़ ही रहा था। जैसे फ़्लाइट में भी अच्छा, तो मेरी तो तीनों की तीनों सीट खाली थी, तो मैं ऐसे पैर लंबे कर दिए, मैं रेडियो की इमेजेस देखे जा रहा हूँ। तब मैं बड़ा सब्जेक्ट नहीं कर सकता, पर छोटा सब्जेक्ट तो हो सकता है ना। यही बोल रहा हूँ कि एक भी दिन वेस्ट मत जाने दो। अगर आप सच में बहुत थके हुए हो, अगर आपसे सच में नहीं हो रहा, कुछ भी हो, बाहर गए हो, फिर भी ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई वीडियो सुन लो, पैसिव लर्निंग कर लो। पर ज़ीरो नहीं जाना चाहिए, ब्लैंक नहीं जाना चाहिए कोई भी डे आपका। मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले 1 साल में मेरे एग्ज़ाम तक ऐसा एक भी डे नहीं गया हो जो ब्लैंक होगा। मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। खुद को जो अच्छा लग रहा हो वो फॉलो करो, खुद को जो टीचर अच्छा लग रहा हो वो करो। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बहुत सारे लोगों से मत पूछो, सब लोग का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। किसी को वो टीचर अच्छा लगेगा, किसी को ये टीचर अच्छा लगेगा, आपको कोई अलग लगेगा। अगर बहुत लोगों से पूछोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, पागल हो जाओगे। किसी 2-3 लोगों से पूछो, ठीक है? अगर उसकी भी एडवाइस आप, जैसे छोटी सी 1% ही उसकी एडवाइस लो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, मेरी एडवाइस को भी ऐसे पिंच ऑफ सॉल्ट होता है ना, वैसे ही लो। ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करो, किसी को भी फॉलो मत करो। आपको जो अच्छा लग रहा हो, आपको जो सूट कर रहा हो वो करो। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। I'm really thank you that you are still watching this video, because I know this video is very long and you are still watching this video. You want to change yourself, you want to change your future, that's why you are watching this video. So
give pat on your back, and thank you guys.